एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट का, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनमें हमने 2 करके 4 क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम और दो या 3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में, उसमें काफी क्वेश्चंस आए थे ऑर्गेनोमेटेलिक से। 7 क्वेश्चन, हाँ 6 या 7 क्वेश्चन आए थे आपके, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। 2 मार्क्स में भी आए थे क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स में भी आए थे, तो 4 तो हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है एक, ये 48 इलेक्ट्रॉन मेटल क्लस्टर है, 48 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 48 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमें मेटल नहीं पता है कि यहाँ पे जो M है यानी ये मेटल, ये क्या है। और इसमें ये बात भी हमें बता दी गई है कि नॉट काउंटिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स, जो ये मेटल मेटल के बीच के बॉन्ड्स है ना, ये काउंट नहीं करने, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मेटल मेटल बॉन्ड्स को काउंट करेंगे तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हमने इन तीनों मेटल मेटल बॉन्ड्स को कंसीडर किया तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं तो डिफरेंट चीज आएगी, और नहीं करते हैं तो डिफरेंट आएगा। इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया कि मेटल मेटल बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन तो इजी है, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसको 48 इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखना है। M का हमें पता नहीं है, तो M को या तो आप X मान लो या फिर 3M ही कर लो, क्योंकि 3 मेटल्स हैं तो 3M हो गए। बाकी के ये जो लिगेंड लगे हुए हैं इनको देखते हैं। टोटल देखो यहाँ पर जो ये चीज दी हुई है ना, ये अपनी 6 हैप्टिसिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, 6 हैप्टिसिटी शो कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कार्बन पे ये चीज ऐड नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर कार्बन ऐड होता है ऐसे, तो फिर हैप्टिसिटी होती 1, लेकिन ये बीच में ऐड हो रखा है, तो इसका मतलब ये हमारी हैप्टिसिटी 6 शो कर रहा है। 6 इंटू टोटल है कितने 3, प्लस इसके अलावा और क्या चीजें हैं हमारे पास, NO कितने हैं टोटल 4। अब मेन बात ये आती है कि इस NO के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। NO जो होता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स भी देता है और 1 इलेक्ट्रॉन भी देता है। लीनियर और बैंड के केस में दोनों में डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो NO को हम क्या माने यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर अगर NO देखो तो ये जो NO की पोजीशन है वो किस तरह की है, ब्रिज पोजीशन है। ठीक है, ब्रिजिंग में लगा हुआ है NO, तो ब्रिजिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। ओके, तो NO को ध्यान रखना है आपको कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ही देगा वो जब भी ब्रिजिंग में होगा। फिर वहां पर आपको लीनियर और बेंट वाला सिस्टम नहीं देखना है, सिर्फ ब्रिजिंग वाला देखना है। तो बस यहाँ पर यही ट्रिक थी, बाकी चीजें आप कर लेते। इसमें सिर्फ NO की कंफ्यूजन थी कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये 3 देगा, और इज इक्वल टू इसको किसके इक्वल रखेंगे, 48 के। ठीक है, बाकी हमें मेटल मेटल बॉन्ड काउंट नहीं करने, अगर वो करने होते तो फिर हम यहाँ पर +6 भी करते, लेकिन हमें वो ऐड नहीं करने हैं, तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है। तो 3M + 18 12 इज इक्वल टू 48, 3M इज इक्वल टू 48 माइनस 30 एंड 18, 3M इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, 6, ये आया है 6। तो 6 का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मेटल के 6 हैं। कौन सी ऐसी मेटल है जिसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, देख लो, क्रोमियम। इसी के तो होते हैं ना 3d5 तो इसी के होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर जो ये M लगे हुए हैं मेटल्स, वो क्रोमियम है। ओके, सो इतना इजी क्वेश्चन था ये, और 4 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। बस यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आने थे हमारे NO के केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलोबल स्पीशीज बतानी है, कौन सा सेट हमारा आइसोलोबल स्पीशीज ये फॉलो कर रहा है आइसोलोबल को। तो आइसोलोबल का मतलब क्या होता है, देखो आइसोलोबल, आइसो का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, सेम का आइसो का मतलब है सेम। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं जो भी हमारी, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ये बोरोन, तो इनके केस में तो हम क्या देखते हैं, जो भी हमारी ये sp ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं
इनके केस में तो हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मान लो किसी का 4 है, 5 है, 6 है। इसके केस में हम क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक के केस में जो मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, 14, 15, 16। तो अगर 4 है और 14 है तो ये आपस में आइसोलोबल होंगे। ये आइसोलोबल का साइन है, ऐसे डबल एरो बना के नीचे इस तरीके से करना, ठीक है। आइसोलोबल, लोब जो लोब्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर 4 है और 14 है तो आइसोलोबल होंगे, 5 है 15 है तो आइसोलोबल होंगे, दोनों 14 हो जाते हैं तो आइसोलोबल हो जाते हैं। तो मेन चीज है कि आपको सेम देखना है किस में आ रहा है, ठीक है। इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो और बताओ कि किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो NH2 को देख लेते हैं सबसे पहले। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए कितना आया, 7। Fe 8 इलेक्ट्रॉन प्लस CO के लिए 2 × 4 8 8 16। 7 और 16 ये दोनों ही डिफरेंट आ गए, तो यानी ये वाली चीज तो है ही नहीं। फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार, कितना आएगा, 7 + 8 15, ठीक है। सब कुछ अलग आ गया यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। यस, नेक्स्ट वाला देखो, कार्बन 4 प्लस हाइड्रोजन के 3 कितने हो गए, 7। Mn 7 + 10 17, दोनों सेम आ रहे हैं। 5 + 8 + 4 17, ठीक है। यहां पर हमारे 7 17 17 आ गए, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं CH3-। अब जब ये करेक्ट हो गया है तो ये तो रॉन्ग ही होने वाले हैं, ये क्यों देख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और इतना इजी नहीं हो सकता, कोई ना कोई ट्रिक लगाकर ही देंगे आपको 4 मार्क्स में। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो पहले, तो आप कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम 6 + 12 18 इलेक्ट्रॉन्स। Mn 7 + 12 - 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। 8 18 18, फिर तो ये भी करेक्ट हो रहा है। ये तो दोनों ही चीजें सेम हो गई ना, ये भी चीज सेम है और इसमें भी सेम है, तो ये तो फिर इक्वल आना चाहिए। अब हो सकता है इसमें भी ऐसा ही हो रहा हो, देखते हैं इसको भी एक बार। बोरोन 5 + 4 + 1 10, सॉरी ये 3 है ना, 3 8। CO 9 + 5 + 1 15। Fe 8 + 5 + 1 14, ये बिल्कुल ही अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि फर्स्ट और फोर्थ तो है नहीं, लेकिन ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो अब इसमें आंसर कौन सा लगाएंगे। कोई गेट एग्जाम तो है नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब मल्टीपल आंसर होंगे उसके। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों में से कौन सा सही लगेगा, सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो आइसोलोबल के केस में एक चीज और होती है, आइसोलोबल के केस में जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, शुड बी सेम। शुड बी सेम से मतलब है या तो उसमें सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, सेम एनर्जी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। तो FMO जो होते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो कह लो या लूमो कह लो, दो तरीके के होते हैं ना फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो या लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड हो। तो दोनों में ही अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, सेम एनर्जी के हैं, तो वो हमारे आइसोलोबल होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो 7, अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसको पूरे अपनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो इसके पास कमी कितने की है, अगर यहाँ +1 हो जाता तो फिर ये 8 बन जाता, तो यानी कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये स्टेबल बन जाता, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर लेता, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर +1 कर लेता तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता रूल को, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इन तीनों में ही एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सेम होंगे, उनमें सेम इलेक्ट्रॉन है, तभी ऐसा हो रहा है, राइट।
जैसे हमारा ये CH3 है ना, यहां पर एक डेफिशिएंसी है इस तरीके से। Mn की बात कर रहे हैं तो 5 C हो गए, इसके पास एक की कमी हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर CpFe की बात कर रहे हैं तो CO, इसके पास भी एक की कमी हो गई। तो ये वाले जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो सब में डेफिशिएंसी है, यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके सेम हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका, क्योंकि इनमें तीनों में ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सेम आ रहे हैं। ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो कि एक के पास तो CH3 माइनस की अगर बात करें तो ये कितने हो जाते हैं, यहाँ पर देखो H, 3 H लगे हुए हैं और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ठीक है, इस वाले की अगर बात कर रहे हो प्लस है, तो यानी इसके पास तो डेफिशिएंसी है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो फिर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो हमारा एक्स्ट्रा कह लो या फिर कार्बन की पूरी हो रही है वैलेंसी, और या फिर इसका कह लो कि ये कमी है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस है, ये सेम नहीं हो सकते। तो इसलिए जो आंसर आएगा आपका वो सेकंड वाला ही आएगा। ठीक है, तो कभी आपको अगर ऐसा दिखे कि आइसोलोबल स्पीशीज निकालनी है तो आपको सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। उनमें अगर कोई 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो फिर आप उसके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं आइसोलोबल। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यह है थर्ड क्वेश्चन आज की वीडियो का। इसमें दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ ट्रांस, ये वाला पूरा आपको कंपाउंड दिया गया है। ट्रांस है इसलिए दोनों PPH3 ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, विद H2 एंड विद CH3I, यानी एक बार तो CH3I के साथ और एक बार H2 के साथ में ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना है। ऑक्सीडेटिव एडिशन लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, किस तरीके से उसमें उसकी क्या पॉइंट्स होते हैं वो बताए थे। ठीक है, देख लेना वीडियो। d orbital involved in the electron transfer from iridium to H2 CH3I respectively are, मतलब कि आपको ये बताना है कि जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ऑक्सीडेटिव एडिशन के टाइम पे दोनों तरीके से पाथ A और B में आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इरिडियम से हमारे H2 और CH3I में, तो उनमें d ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। ऑप्शंस थे इसके, लिखे नहीं है मैंने, ऑप्शंस थे इसके dx² - y², dxy dyz, जो भी d ऑर्बिटल होते हैं पांचों आपके d ऑर्बिटल, उनका दिया हुआ था। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। जो दिया हुआ है, कोई भी आपका OMC का क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। वही काउंट कर लेते हैं। इरिडियम 9 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ClCO 1 and 2 प्लस 2 PPH3 के लिए 2 into 2, कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन जब भी होते हैं आपके, तो वो हमारी कौन से टाइप की स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर प्लैनर। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर OMC में है तो वो हमारी स्क्वायर प्लैनर होती है। तो ये स्क्वायर प्लैनर है। इसके स्ट्रक्चर से ये पता चल गया कि स्क्वायर प्लैनर से कि कौन से ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी हमारा स्क्वायर प्लैनर होता है उसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो dx² - y² वाले होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर है हमारी ये xy एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है, x y z कोई सी भी मान लो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, हाँ, तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो चीज है ये तो ऐसे है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो ये वाली लाइन जा रही है ना, ये आप इसको ये समझो कि ये इस तरीके से इसके, ये जैसे सामने से दिख रही है ऐसे नहीं है, इसको 3D में इमेजिन करके देखो थोड़ा सा, कि जो ये x वाली है ये तो ऐसे है, z वाली ऐसे है, और ये जो आपकी y दिख रही है ना आपको, ये y वाली ये इस तरीके की एक्सिस है। ठीक है, ये ऐसे है, ना कि इसको आप ऐसे मान लो कि ये इस तरीके से सामने लगी हुई है। ये बिल्कुल इसी वाली के साथ है, जो x वाली एक्सिस है ना उसी के इस तरीके से है, थोड़ा साइड में ऐसे। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। तो यानी कि ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है ये दोनों हमारी इस तरीके से हैं, क्रॉस, ये क्रॉस बना रही है, और z इसके परपेंडिकुलर है।
अगर हम इस z को हटा भी दें यहाँ पर, तो सिर्फ अगर हम इन दोनों को काउंट कर लें यहाँ पर, तो ये जो लॉब है हमारे, ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में, तो एक यहाँ पर लिगेंड होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये सामने इस तरीके से, ये ऐसे नहीं है आपके, ये आपके कुछ इस टाइप से नहीं है, ये ऐसे हैं, ये सामने की साइड है और ये जो है ये पीछे की साइड है, ठीक है। लेकिन एक ही प्लेन में है सारे के सारे, ठीक है, एक ही प्लेन में है। तो अगर हम यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये फ्रंट वाला है, ये वाला, ये बैक वाला है और ये इस वाली एक्सिस पे है। तो जब ऑन द एक्सिस होते हैं हमारे जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं टोटल, तो इसमें हमारे किस किस तरीके के होते हैं, जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं, ये तो ऑन द एक्सिस होते हैं। ये आपकी जो भी एक्सिस होती है उसके ऊपर ही होते हैं ऑन द एक्सिस, और बाकी के जो dxy, dxz एंड dyz होते हैं ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब ये बिटवीन द एक्सिस कैसे होंगे, अगर हमारा कोई भी इस तरीके से है तो इनके जो बीच से यहां से जाएंगे, यानी कि वो एक्सिस पे नहीं आएंगे, इस बार जो लोब हैं वो इधर की साइड से ऐसे बीच में से जाएंगे, तो वो ये 3 होते हैं, ठीक है। और ऑन द एक्सिस जो होते हैं, जो इसी के ऊपर रहेंगे, वो हमारे होते हैं ये वाले। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में जो ये वाले ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कौन से हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में तो हमें पता चल गया कि d ऑर्बिटल ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है। अब हमें बात करनी है कि जब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन कर लेगा H2 एंड CH3I के साथ में, तो फिर कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, इसको देखते हैं। देखो H2 कैसा है हमारा, एक पोलर है, और सॉरी नॉन पोलर, H2 नॉन पोलर है और CH3I हमारा पोलर है। नॉन पोलर के केस में हमारा कैसा एडिशन होता है, सिस, और पोलर के साथ हमारा होता है ट्रांस एडिशन। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का एक पॉइंट था जो लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर तो वो ट्रांस एडिशन शो करता है, नॉन पोलर है तो वो सिस एडिशन शो करता है। तो यहाँ पर अगर CH3I की बात की जा रही है तो फिर ये इस तरीके से ऑपोजिट साइड में लगेंगे, Cl PPH3 PPH3 CO, और H2 जो है इसके सिस लगेगा। ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा एडिशन हो गया दोनों तरीके से। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये जो CH3I ऐड हुए हैं ये दोनों हमारे किस तरीके से ऐड हुए हैं, ये तो पहले से ही प्लेन में थे हमारे, ये जो ऐड हुए हैं इनके ट्रांस में ऐड हुए हैं ना। जैसे ये देखो, ये तो हमारे इस तरीके से थे एक प्लेन में, जो ये एडिशन हुआ है ये एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से ट्रांस एडिशन हुआ है ना। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो पहले ही इन्वॉल्व हो रहा था, अब CH3I इन्वॉल्व हो गए, यानी कि इसके जो ये वाले ऑन द एक्सिस, जो ये एक एक्सिस बची थी z एक्सिस, ये इसके एक्सिस के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ, dz स्क्वायर, राइट। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब ट्रांस एडिशन हो रहा है और ये स्क्वायर प्लेनर था, तो पहले अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल था, तो अब परपेंडिकुलर वाले केस में dz स्क्वायर होगा, राइट। अब ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, ये dz स्क्वायर हुआ, तो ये वाला कौन सा होगा, क्योंकि इसमें तो हमारा सिस एडिशन हो रहा है, तो ये वाला हमारा जो h ऐड हुआ है इस बार, ये कहाँ पे ऐड हुआ होगा हमारा, वैसे तो दिख रहा है आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, तो आप ये गलती कर सकते हो कि इसको भी ये मान लो, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो फिर स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता, यानी कि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। z स्क्वायर ये वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर उस तरीके से नहीं आया z एक्सिस पे। तो ये वाले कौन से ऑर्बिटल में होगा, ये होगा हमारा जो बिटवीन द एक्सिस हमारे ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो dxy हो, dxz हो या फिर dyz हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और लगा दो बीच में,
चाहे वो dxy हो, चाहे dxz या dyz, यानी कि ये जो बिटवीन द एक्सिस है उन्हीं में से कोई सा होने वाला है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत क्लियरली आपको समझना था किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इजी लग रहा है आने के बाद, लेकिन शुरू में देखोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि ये कैसे करें हम इसको, लेकिन थोड़ा सा बस इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। पहले जो दिया है उसी को देख लो कैसा है, उसके बाद ये ध्यान रखना है बस कि ट्रांस एडिशन हो रहा है तो dz स्क्वायर, और सिस एडिशन हो रहा है तो फिर ये, ओके। आई होप यू लाइक दीज वीडियोज, जो 3 वीडियोज अपलोड की हैं और इनसे के हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम में आए थे आपके, और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे, नए टॉपिक्स भी समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।